हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे सीटेट 2020 के लिए एंड वेरियस अदर टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए। पेपर 2 के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इस क्लास में आज हम लोग मैथ शिक्षण शास्त्र के बारे में देखेंगे। मैथ शिक्षण शास्त्र के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 4 है। प्रीवियस सेट देखने के लिए आप आई सेक्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मौजूद हैं, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। और फॉलो करें टेलीग्राम चैनल पर शिक्षा फॉर नौकरी को। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन है वो बेल आइकन के थ्रू ही आपको मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज का फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी है और समझेंगे इसको कि क्या कहता है। पेडागोजी मैथ्स का क्वेश्चन। ए स्टूडेंट कमिट्स एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ रेडियस एंड डायमीटर ऑफ ए गिवन सर्कुलर फिगर। द अबव स्टेटमेंट विच हैव डायगोनाइज्ड वीकनेस। एक छात्र दिए गए वृत्ताकार आकृति की त्रिज्या और व्यास की माप में त्रुटि करता है। तो इसमें से आपको ये बताना है, जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, कि उसमें कौन सी उसकी वीकनेस, जो उसकी कमजोरी है, वो डायगोनाइज की जा सकती है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं। ऑप्शन ए बोलता है भाई, ही इज लैकिंग इन स्किल ऑफ यूजिंग स्केल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन्स। बी बोलता है, ही इज अनेबल टू लोकेट lines identified as radius and diameter of the circle. He is unaware of the fact that length of the diameter is 2 times than the length of the circle. या ऑप्शन डी बोलता है all the above। बताएं भाई, फटाफट से आप लोग अपना रिप्लाई दीजिए चैट्स के फॉर्म में और आंसर कीजिए। असेसमेंट करेंगे साथ साथ में। देखिए, बहुत ही अच्छे मैथ्स पेडागोजी के क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देख के ही आप लोग जाइएगा, बने रहिए सेशन में। तो ये बोलता है कि छात्र दिए गए वृत्ताकार आकृति की त्रिज्या और व्यास की माप में त्रुटि करता है, तो इस चीज़ से क्या चीज़ डायगोनाइज होती है। देखिए, राइट आंसर है हमारे पास। जो लोग भी ऑप्शन डी को ऑप्ट कर रहे हैं, डी जिन लोगों ने भी आंसर दिया है, बिल्कुल सही है कि वो इन सभी चीज़ों का के बारे में अभी नहीं जानता है, इसलिए उसकी सारी चीज़ों को हम डायगोनाइज कर रहे हैं। इसलिए ऑप्शन डी के बारे में हमने बताया है कि उसे मेजरमेंट के बारे में भी नहीं पता है, वो अभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता त्रिज्या और डायमीटर के बीच क्या त्रिज्या है और क्या व्यास है किसी भी एक वृत्त का। और वो उसके पास अभी ये अवेयरनेस नहीं है कि जो डायमीटर होता है वो 2 टाइम्स होता है लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इन सभी के बारे में अभी स्टूडेंट को नहीं पता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 के स्टेटमेंट को रीड करते हैं हम। एक बोतल में दूध है। यहाँ दो प्रश्न उठ सकते हैं। बोतल में कितना दूध है और यह पूर्ण है या खाली क्यों है। दूध की मात्रा के बारे में प्रश्न कितना दूध डैश में आता है, जबकि गुणवत्ता के बारे में कि बोतल खाली क्यों है या पूर्ण डैश में आता है। देखिए, दो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, इनको हमें भरना है। स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि भाई एक बॉटल है जिसमें दूध भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ दो प्रश्न उठ सकते हैं कि बोतल में कितना दूध है। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी पूछी जा सकती है कि भाई बोतल में कितना दूध है, तो ये किस चीज़ से रिलेट करता है। और दूसरा कि बोतल में दूध आधा है या पूरा है। एक चीज़ आती है आपकी, एक यानी वो हो गई आपकी क्वांटिटी, क्वालिटी के बारे में हो गया है। ठीक है भाई, क्लियर हुआ आपके पास। एक हो गया क्वांटिटी के बारे में, दूसरा हो गया क्वालिटी के बारे में। क्वांटिटी का मतलब होता है हाउ मच, कितना बॉटल में दूध है। ओके, और क्वालिटी के बारे में हो गया कि भाई कैसा दूध है, गुणवत्ता जिसके बारे में बोली जा रही है। तो दो हो गए हैं। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट है या अचीवमेंट टेस्ट है। बी, अचीवमेंट टेस्ट है या डायग्नोस्टिक टेस्ट है। सी, रेमेडियल टीचिंग है या अचीवमेंट टेस्ट है। या डी, एरर एनालिसिस है या डायग्नोस्टिक टेस्ट है। बताएं भाई, फटाफट से करेक्ट आंसर दें कि दोनों फिल इन द ब्लैंक्स में क्या फिल किया जा सकता है। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। तो देखिए, जो हमारे पास जितने भी क्वालिटी वाले होते हैं, एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। जहाँ पर हमें क्वांटिटी यानी मात्रा नापनी होती है, जैसे हाउ मच, जो हमें पहले स्टेटमेंट में दिया है कि एक बोतल में दूध है, या दो प्रश्न उठते हैं बोतल में कितना दूध है, मतलब हाउ मच। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है, मात्रा के बारे में बात कर रहा है। अगर बात मात्रा की होगी तो आपके पास जो टेस्ट आएगा वो होता है अचीवमेंट टेस्ट। क्लियर है भाई, जो आएगा अचीवमेंट टेस्ट, जिसको बोलते हैं नैदानिक परीक्षण। और अगर हमारे पास बात होगी क्वालिटी की, ठीक है, गुणवत्ता की बात होगी, जिसको हम बोलते हैं क्वालिटी, गुणवत्ता के बारे में अगर बात होगी, तो हमारे पास जो टेस्ट आएगा वो आएगा आपके पास डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वालिटी की बात की जा रही है दूसरे स्टेटमेंट में, क्वांटिटी की बात की जा रही है पहले स्टेटमेंट में। तो पहले स्टेटमेंट के लिए हो गया आपका अचीवमेंट टेस्ट और दूसरे स्टेटमेंट के लिए हो गया आपके पास डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिसको हम उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जिन लोगों ने भी दिया है बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन डायग्नोस्टिक टेस्ट रीडिंग। नैदानिक पाठन
परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन बोलता है भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द डायग्नोस्टिक रीडिंग टेस्ट। ऑप्शंस आर ए पोइट्री comprehension and appreciation, B vocabulary in different areas, C meaning of the sentence या D noting wrong numbers। आंसर करें भाई डायग्नोस्टिक टेस्ट में कौन सा इनमें से शामिल नहीं होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट कई बार डिस्कस कर चुके हैं हम, मैथ्स के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। फटाफट से आंसर दीजिए, ठीक है। जो लोग भी डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है, डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। नोटिंग रॉन्ग नंबर्स, देखिए रॉन्ग नंबर्स को, गलत संख्या को नोट करना जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट में इंक्लूड नहीं होता है। क्या इंक्लूड होता है? पोइट्री कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्रिसिएशन, ये डायग्नोस्टिक टेस्ट में इंक्लूड होता है। वोकैबुलरी इन डिफरेंट एरियाज, विभिन्न शब्दों में शब्दावली, ये भी होता है। मीनिंग ऑफ सेंटेंस, वाक्य का अर्थ, ये भी होता है। और इसके अलावा जो इंक्लूड होता है वो होता है पैराग्राफ अगर आ जाए आपके पास पैराग्राफ कॉम्प्रिहेंसेशन, तो ये भी डायग्नोस्टिक टेस्ट में इन्वॉल्व होता है। और लास्ट जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो होती है रेट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की जो वेग होता है या तीव्रता होती है, रेट ऑफ रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंसेशन, तो ये भी डायग्नोस्टिक टेस्ट में इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो हम गलत नंबर को नोट करते हैं, नोटिंग द रॉन्ग नंबर्स, ये इंक्लूड नहीं होता है भाई डायग्नोस्टिक टेस्ट में। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग ले रहे हैं, विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज कैरिड आउट एट द एंड ऑफ पीस ऑफ ए इंस्ट्रक्शन लेसन और यूनिट। निर्देश पाठ या इकाई के एक टुकड़े के अंत में किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए योगात्मक, जिसको हम समेटिव असेसमेंट बोलते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, या सी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, या डी इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इवैल्यूएशन इज कैरिड आउट एट द एंड, यानी कि पाठ या इकाई के एक टुकड़े के अंत में किस प्रकार के, यानी कि अगर आप कोई यूनिट पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उसमें एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, वो टॉपिक पढ़ाने के बाद अगर आप कोई सा भी इवैल्यूएशन करते हैं या पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप इवैल्यूएशन करते हैं तो वो किस तरीके का इवैल्यूएशन होगा, ये आप हमें बताइए। फटाफट से आंसर दीजिए, जिसमें कि हम असेसमेंट करेंगे बच्चे की प्रोग्रेस का। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ये होता है हमारे पास समेटिव इवैल्यूएशन। ठीक है भाई, अंत में जो किया जाता है वो होता है हमारे पास योगात्मक मूल्यांकन, और बीच में जो किया जाता है वो होता है हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसको हम बोलते हैं एफए। और समेटिव असेसमेंट जो हमारे एंड टर्म एग्जामिनेशंस होते हैं, यानी कि जितने भी यूनिट्स हैं हमने पढ़ा दी हैं, आप बच्चे का आकलन कर रहे हैं कि उसकी लर्निंग कितनी हो गई है। और बीच बीच में जो किया जाने वाला, यानी कि अगर आपने एक कुछ टॉपिक पढ़ाया है आज और क्लास में जो आपने असेसमेंट किया उसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो टेस्ट के फॉर्म में होता है। ठीक है, उससे बच्चे की कमियों के बारे में पता चलता है। और समेटिव असेसमेंट में हमें पता चलता है कि बच्चे की कितनी लर्निंग हो चुकी है गिवन जितना भी प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है उसमें। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन 5 बोलता है इफ द स्टूडेंट परफॉर्मेंस लेवल इज बिलो एवरेज देन अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट ग्रेडिंग सिस्टम ही विल गेट विच ग्रेड। आपको ये बताना है कि यदि छात्र का प्रदर्शन स्तर औसत से कम है तो निरपेक्ष ग्रेडिंग प्रणाली के अनुसार उसे कौन सा ग्रेड मिलेगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर डी ग्रेड मिलेगा, सी मिलेगा, बी मिलेगा या ए मिलेगा। बताए भाई, फटाफट से आंसर कीजिए। बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैथ्स के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। जब हम देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप जल्दी से डिस्कस करेंगे तो उसमें यही लेवल मिलेगा आपको देखने के लिए। आपको बताना है कि यदि छात्र का प्रदर्शन औसत से कम है तो उसको कौन सा ग्रेड दिया जाना चाहिए। तो देखिए जो राइट आंसर है वो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बोलता है। जो सी ग्रेड होता है, जो सी ग्रेड होता है वो किससे होता है? वो होता है औसत स्तर से कम, यानी कि बिलो एवरेज की बात की जा रही है। बिलो एवरेज भाई, इसकी एक टेबल होती है बड़ी सी जिसमें सारे ग्रेडिंग्स दिए गए होते हैं कि अगर एवरेज है तो उसको कौन सा ग्रेड देंगे, अबव एवरेज है तो उसको कौन सा ग्रेड देंगे। तो बिलो एवरेज जो है उसको हम सी ग्रेड में नापते हैं भाई। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ सीसीई। निम्नलिखित में से कौन सा सीसीई का एक लाभ नहीं है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में कौन सा सीसीई का लाभ नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, इट डेवलप्स द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी एज वेल एज रेगुलर स्टडी। इट helps to develop confidence in the child. It provides the opportunity for mutual consolidation. The CCA may not be successful in crowded classroom। बताया मैं हिंदी, आप लोग हिंदी का स्टेटमेंट आप लोग अपने आप रीड करिए क्योंकि फिर वीडियो इस तरीके से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा डिस्कशन हमारा। हम केवल इंग्लिश में बोल रहे हैं, हिंदी में आप लोग जो भी स्टूडेंट आप रीड आउट कर सकते हैं। बताइए फटाफट से इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं हम।
जो CCE होता है इसका कौन सा एक एडवांटेज नहीं है? राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। जो CCE जो होता है इट मे नॉट बी सक्सेसफुल इन द क्राउडेड क्लासरूम, यानी कि कक्षा में अगर संख्या बच्चों की ज़्यादा है तो वहाँ जो CCE है हमारा कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये हमारा सक्सेसफुल नहीं होता है जहाँ पर हमारे पास क्राउडेड क्लासरूम होती हैं। बाकी ऊपर के जितने भी 3 स्टेटमेंट हैं ये सारे एडवांटेज हैं CCE के। क्लियर है भाई? तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमसे पूछा था कौन सा एक एडवांटेज नहीं है, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन 6 के लिए डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। इन विच टाइप ऑफ कैरिकुलम एम्फेसिस इज गिवन ऑन ट्रेनिंग ऑफ वेरियस क्राफ्ट, विभिन्न शिल्पों के प्रशिक्षण पर किस प्रकार के पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है? ए चाइल्ड सेंटर्ड, बी एक्सपीरियंस सेंटर्ड, सी क्राफ्टेड सेंटर्ड, या डी ऑल दी अबव। बताएं, फटाफट से आंसर करें। कि बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन है एक तरीके से। इन विच टाइप ऑफ कैरिकुलम एम्फेसिस इन ट्रेनिंग ऑफ वेरियस क्राफ्ट से रिलेटेड है, तो आप लोग आंसर कर सकते हैं। करेक्ट आंसर है हमारे पास क्राफ्ट सेंटर्ड जो होता है वो इसका हमारे पास आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, क्योंकि हमारी जो कंट्री है ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है कि क्राफ्ट सेंटर्ड कैरिकुलम के लिए, ठीक है। तो इस कैरिकुलम में क्या होता है भाई, कोई भी एक ट्रेनिंग होती है वेरियस क्राफ्ट्स की, जैसे कि सिलाई हो गई आपकी जिसको हम बोलते हैं वीविंग हो गई, तो वीविंग भी किसके अंदर आता है? क्राफ्ट के अंदर आ जाता है। वुड वर्क हो गया, लकड़ी का जितने भी नक्काशी होती है, कारीगरी होती है, तो वो जो वुड वर्क है वो भी आ गया। लेदर का जितना भी कार्य होता है वो भी किसके अंदर आ गया आपका? वो भी आपका क्राफ्ट्स के अंदर आ गया। तो इस तरीके के बहुत सारे काम हमारे देश के अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंटली वर्क करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास शिल्प केंद्रित जिसको हम बोलते हैं क्राफ्ट सेंटर्ड। तो इसको कैरिकुलम में इंक्लूड किया गया है, जिससे कि बच्चे जो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपनी आजीविका बड़े होकर अपनी इन्हीं सभी क्राफ्ट्स के माध्यम से अपनी आजीविका बनाते हैं, तो इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इज एसोसिएटेड विद, बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कृत्रिम जिसको बुद्धिमत्ता की अवधारणा से संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है? तो ये आपको बताना है। ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स है, बी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, सी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है, डी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर है। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, जो आजकल आपके मोबाइल फ़ोन्स में देखा जाता है AI ऑप्शन, उसके बारे में बात की जा रही है। जब भी आप कोई भी इमेज कैप्चर करने के लिए अपना कैमरा खोलते हैं तो वहाँ पे AI का ऑप्शन आजकल जितने भी लेटेस्ट स्मार्टफोन्स आ रहे हैं वहाँ पे देखने के मिलता है, उसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, स्मूथनिंग कर देता है हर चीज़ों की। तो ये कौन सी जनरेशन कंप्यूटर पर बेस्ड है ये आपको बताना है। फटाफट आंसर कीजिए। देखिए जो लोग भी डी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। ये है हमारे पास फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं हमारे पास, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एसोसिएट करते हैं। क्लियर हो गया भाई? तो इसमें क्या होता है, जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं तो इनकी जो स्पीड होती है, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई स्पीड के कंप्यूटर्स होते हैं और ये टास्क और डिसीजन को बिल्कुल ह्यूमंस की तरह कर सकते हैं। कि यानी कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर्स जो होते हैं इनकी कंपैरिजन ह्यूमंस के साथ की गई है, क्योंकि इनमें क्या होता है, डेटाबेस जो डेटा होता है ये डेटाबेस पे काम करते हैं और ये ह्यूमंस की तरह वर्क करते हैं, सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इन कंप्यूटर्स की स्पीड जो है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हाई होती है और फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स होते हैं। और ये कौन सी 1990s के बाद के जितने कंप्यूटर हैं वो सब इसी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर सेड टू बी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। 1990 के बाद के जितने भी कंप्यूटर हैं, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ेंगे भाई। विच मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर इंक्लूड कॉन्सेप्ट लाइक ग्रेटर देन और लेस देन, किस गणित संरचना की अवधारणा अधिकतम और न्यूनतम शामिल करता है? अलजेब्रा स्ट्रक्चर होता है ये टोपोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, ऑर्डर स्ट्रक्चर होता है, या ऑप्शन नंबर डी बोलता है ऑल ऑफ दीज। बताएं भाई फटाफट से क्या होगा करेक्ट आंसर। विच स्ट्रक्चर इंक्लूड, गणित संरचना की अवधारणा अधिकतम और न्यूनतम किस में शामिल की जा सकती है, बस आपको ये बताना है। फटाफट से आंसर कर दीजिए भाई इस क्वेश्चन का। देखिए चैट्स में अच्छे आंसर आ रहे हैं, आप लोग आज अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो फटाफट बताएं क्या होगा। ऑप्शन सी जो है कि इस क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसको हम बोलते हैं ऑर्डर स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में बोलते हैं आदेश संरचना। इसमें क्या होता है, जिसमें ग्रेटर देन और लेस देन के बारे में बात की जाती है। और बात करें अगर हम अलजेब्रा स्ट्रक्चर की, तो अलजेब्रा स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं ऑपरेशंस के बारे में, जैसे एडिशन के बारे में पढ़ेंगे हम, सब्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और टॉपोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम पढ़ते हैं लिमिट्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे लिमिट्स जो दी गई होती है, जो लिमिट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हम टॉपोलॉजिकल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। ऑर्डर स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे लेस देन और ग्रेटर देन के बारे में। और प्लस माइनस के जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के जितने ऑपरेशंस जो हम करते हैं वो अलजेब्रा के स्ट्रक्चर में आते हैं। आई होप क्लियर हुआ होगा आपके वो सभी को।
डिस्कस करेंगे। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, समझते हैं क्या बोलता है। स्टेटमेंट दिए गए हैं दो, इन दोनों स्टेटमेंट को पहचाना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट रीड कर रहा हूँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन ए बोलता है नैदानिक परीक्षण ये जानने के लिए किया जाता है कि तीक्ष्ण वास्तविक और मेधावी छात्र के बीच प्रशंसीय मौलिक रचनात्मक और औसत से ऊपर क्या है। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है उपलब्धि परीक्षण में प्रश्नों के नमूनों के लिए विस्तार की आवश्यकता होती है और सामग्री के समाविष्ट के संबंध में प्रत्येक मिनट के बिंदुओं को शामिल करने के लिए बहुत अधिक थकाऊ नहीं होना चाहिए। कौन सा स्टेटमेंट सही है, केवल वन, केवल टू, या दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बस थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, पढ़ने में ही टाइम लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। केवल जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नैदानिक परीक्षण जो होता है उसके बारे में बात की जा रही है कि वो उसकी स्पेसिफिकेशन क्या होती हैं। तो ऑप्शन जो स्टेटमेंट जो दिया गया है वो स्टेटमेंट हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 जो नैदानिक परीक्षण है ये जानने के लिए किया जाता है कि बच्चे में तीक्ष्ण वास्तविक और मेधावी छात्रों के बीच प्रशंसीय मौलिक रचनात्मक और औसत से ऊपर क्या है। यानी कि ऐसी जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो ये पहचान करता है कि कौन सा बच्चा कितना सही पकड़ कर रहा है, या उसकी वीकनेसेस क्या है या उसकी स्ट्रेंथ क्या है। यानी कि मेधावी छात्रों के बीच में, यानी कि जो होशियार बच्चे हैं उनके बीच में रचनात्मक और औसत से ऊपर क्या है, यानी कि एवरेज, बिलो एवरेज, ये सब चीज़ें जानने के लिए, बच्चों की कैटेगरीज जानने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग परफॉर्मेंस, तो उसके लिए हम ये वर्क करते हैं। तो इसलिए हमने ऑप्शन नंबर ए बोला है। जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है वो उपलब्धि परीक्षण के बारे में पूछा गया है, लेकिन ये गलत है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारे पास करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो ये थे हमारे वीडियो के आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैथ्स पेडागोजी पर बेस्ड थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो यार आपको बस नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है शिक्षा फॉर नौकरी को, और फॉलो कर लीजिए टेलीग्राम चैनल पर, जरूर से फॉलो करें, वहाँ नोटिफिकेशन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा और PDF भी मिलेगा इस वीडियो का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी, थैंक यू वेरी